नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा इंजन है जो हमारी हर छोटी बड़ी सफलता को ड्राइव करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की। शिक्षा मनोविज्ञान की दुनिया में इसे यूं ही अधिगम का हृदय या हार्ट ऑफ लर्निंग नहीं कहा जाता। तो चलिए आज इस इंजन को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र के माइलस्टोन्स क्या होंगे। हम शुरुआत करेंगे इसके अर्थ और परिभाषा से, फिर देखेंगे इसके प्रकार, मुख्य तत्व, मैस्लो का पदानुक्रम, कुछ प्रमुख सिद्धांत और आखिर में जानेंगे कि एजुकेशन में इसका असली रोल क्या है। भाग 1, अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा। चलिए सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को समझते हैं। देखिए, अगर हम इस शब्द की जड़ों तक जाएं ना, तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम या मोवेर से निकला है। इसका एकदम सीधा सा मतलब होता है गति करना या टू मूव। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करे, उसे गति दे, वही अभिप्रेरणा है। लिटरली यही कारण है कि इसे सीखने की सुनहरी सड़क यानी गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत बड़े थिंकर बीएफ स्किनर ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित करना व निर्देशित करना शामिल है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ किसी काम को शुरू करना नहीं है, बल्कि उस काम में लगातार टिके रहने की जो एनर्जी है ना, वो मोटिवेशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो उनका नजरिया थोड़ा और डायरेक्ट है। वो कहते हैं अभिप्रेरणा वो तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जहां स्किनर इसे एक पूरे लंबे प्रोसेस की तरह देखते हैं, वहीं वुडवर्थ के लिए ये एक रॉ एनर्जी या कच्चे ईंधन की तरह है जो हमारे बिहेवियर को तुरंत एक किक देता है। भाग 2, अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हमने ये तो समझ लिया कि मोटिवेशन क्या है, पर ये कितने तरह का होता है, आइए देखते हैं। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मोटिवेशन को हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है आंतरिक या प्राथमिक अभिप्रेरणा। ये पूरी तरह से जन्मजात होती है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद। क्या इनके लिए हमें किसी बाहरी प्रेशर की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी होती है बाह्य या द्वितीयक अभिप्रेरणा, जो हम समाज से सीखते हैं, जैसे कि किसी काम के लिए तारीफ पाना, कोई अवार्ड जीतना या फिर कोई बाहरी दबाव। सिंपल सी बात है, आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक लक्ष्य है और बाह्य प्रेरणा किसी और लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया। भाग 3, अभिप्रेरणा के मुख्य तत्व। अब हम इसके थोड़े मैकेनिक्स में चलते हैं और समझते हैं कि ये इंटरनल इंजन असल में काम कैसे करता है। ये जो मोटिवेशन का साइकिल आप देख रहे हैं ना, ये मेनली 3 एलिमेंट्स से चलता है। सबसे पहले आती है आवश्यकता यानी नीड। जब भी शरीर को किसी चीज की कमी महसूस होती है, यही नीड जन्म देती है चालक यानी ड्राइव को, जो हमारे अंदर एक तरह का तनाव या बेचैनी पैदा करता है। और फाइनली आता है उद्दीपन या इंसेंटिव, जो उस चालक को शांत करता है और हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, बाद में मनोवैज्ञानिक डेसी ने इस साइकिल में संज्ञान यानी कॉग्निशन को भी एक बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में जोड़ा था। यहाँ पे एक चीज जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम की है, वो है वुडवर्थ का ये फॉर्मूला, मोटिव M = नीड N + ड्राइव D + इंसेंटिव I। ये इतना सिंपल और बढ़िया से इक्वेशन है कि पूरे के पूरे अभिप्रेरणा चक्र को एक ही लाइन में समेट देता है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। भाग 4, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। अब हम साइकोलॉजी के सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स में से एक की बात करेंगे, जो अब्राहम मैस्लो ने 1954 में दिया था। ये पिरामिड हमें बहुत ही क्लियरली बताता है कि हमारी ज़रूरतें एक फिक्स्ड सीक्वेंस में पूरी होती हैं। सबसे बेस पर हैं शारीरिक ज़रूरतें, जैसे खाना और पानी। जब ये पूरी हो जाती हैं, तब हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इसके बाद आती हैं सामाजिक ज़रूरतें, जैसे प्यार और अपनापन। फिर इंसान चाहता है सम्मान। और आखिर में पिरामिड की एकदम चोटी पर है आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है वो सब कुछ बन जाना जिसकी क्षमता एक इंसान के अंदर है। यही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होता है। भाग 5, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। मैस्लो तो सिर्फ एक उदाहरण थे। साइकोलॉजी की दुनिया में मानव व्यवहार को समझाने के लिए कई एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। चलिए उन पर एक क्विक नज़र डालते हैं।
इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग विचारकों ने प्रेरणा को देखा। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत ये मानता है कि हमारा अचेतन मन और हमारी दबी हुई इच्छाएं हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। दूसरी तरफ विलियम मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि हम अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों या इंस्टिंक्ट्स से चलते हैं। और सीएल हल का चालक न्यूनता सिद्धांत यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इस बात पर फोकस करता है कि हमारा हर बिहेवियर अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए होता है। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मानवीय प्रेरणा को कितने अलग अलग चश्मों से देखा जा सकता है। भाग 6 शिक्षा में अभिप्रेरणा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी थियरी का असल जिंदगी में, खासकर एक क्लासरूम में क्या काम है? देखिए, एक टीचर के हाथ में इस मोटिवेशन के कई कंट्रोल्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स में किसी टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट जगा सकते हैं, सही टाइम पर तारीफ और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई को बोरिंग होने से बचाने के लिए विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ज्ञात से अज्ञात की ओर नोन टू अननोन वाले तरीके से बच्चों को जो पहले से पता है उससे जोड़ते हुए नई चीजें सिखा सकते हैं। ये सब सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये बच्चों के अंदर सीखने की आग जलाने के बहुत ही पावरफुल स्टीयरिंग व्हील्स हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सीखने की इस सुनहरी सड़क का इस्तेमाल आप क्लासरूम को या अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करने के लिए कैसे करेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी कमाल की वीडियोस हम आप तक लाते रहें। सीखते रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए।